So hello everyone, this is Pankaj. I welcome you all again on this platform. So today our guest is Mr. Jitendra Gill sir. सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सर आपका इस प्लेटफॉर्म पे. Thank you Pankaj and thank you for having me on this platform. ओके सो जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो जितेंद्र गिल सर के बारे में अच्छे से पता होगा क्योंकि बहुत बड़ा नाम है मैकेनिकल में सर का. और जो मैकेनिकल से नहीं है और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि सर सबसे पहले बार्क में थे, एज ए साइंटिस्ट उनका जॉब था. उसके बाद उन्होंने मेडीजी ज्वाइन किया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया काफी साल वहाँ पे. उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट आईएएस में भी मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ाया है. उसके बाद इन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन किया और फिर इन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल लर्न स्पार्क ओपन किया जिसमें स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं. बेसिकली मैकेनिकल के टीचर है. तो सर सबसे पहले मैं बता दूं इस वीडियो का मकसद, बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है जो स्टूडेंट्स बेसिकली प्रिपरेशन के टाइम में बच जाते हैं 1-2 साल 3 साल 4 साल, उनके बारे में जानना है, उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या उनको ऑप्शन चूज करना चाहिए. दूसरा, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए. तो इस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में आपसे. तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नया स्टूडेंट है जो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, जो 3rd ईयर में या जो 4th ईयर में, आने वाले समय में वो गेट जैसे एग्जाम या किसी आईएएस जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो उसको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या होमवर्क करने चाहिए. क्योंकि सर मैं जानता हूँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जो सीधे मुंह उठा के आ जाते हैं और जैसे कोचिंग का बड़ा कोचिंग का नाम सुनते हैं और वहां जाके कोचिंग करते हैं, पर एट द एंड वो फंस जाते हैं वहां पे. तो उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें क्या होमवर्क करना चाहिए सर प्लीज. देखो पंकज, पहले तो ऐसा एक बहुत बड़ा दिक्कत खड़ा हो जाता था स्टूडेंट के साथ कि स्टूडेंट पहले बीटेक करते थे और उसके बाद प्रिपरेशन करने आते थे और पहले साल तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं लगता था. फिर दूसरे साल उन्हें पता लगता था कि वास्तव में वो गेट देने लायक है या नहीं है या लो स्कोर आ रहा है. तो 2 साल उनका बर्बाद हो जाता था. और फिर कई लोग 2-2 3-3 4-4 साल तक प्रिपरेशन करते हैं. तो जो कि मुझे एज अ टीचर और एज अ प्रोफेशनल बहुत वाइबल जो सोच है, थिंकिंग है, नहीं लगता है. उसका कारण मैं अगर आपको बता दूं कि एक जो स्टूडेंट होता है ना, मतलब कोई भी एक बंदा होता है, उसका प्रोफेशनल कैरियर 30 साल का होता है. अगर आप 1 साल प्रिपरेशन को दे रहे हो 1/13 to 100 अप्रोक्सीमेटली 3% टाइम आप 1 साल आपका प्रोफेशनल करियर में 30 साल का मान रहा हूं कि आप 30 साल जॉब करोगे या प्रोफेशनल करियर में रहोगे. आपने 3 साल वेस्ट कर दिया तो 10% तो आपने प्रोफेशनल करियर वेस्ट कर दिया प्रिपरेशन में ही. ठीक है. ये प्रॉब्लम पहले होता था कि लोगों को पता ही नहीं होता था, वो मुंह उठा के प्रिपरेशन करना चालू कर देते थे और फिर उन्हें 2 साल बाद पता लगता था कि यार मेरा लो स्कोर रह रहा है या मैं आगे स्कोर बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं अब क्या करूं. लेकिन ये प्रॉब्लम ना कई हद तक आपको यहाँ पे अब इस समय रेक्टिफाई हो चुका है. उसका कारण मैं आपको एक बता देता हूँ कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जैसे फर्स्ट ईयर क्रॉस करता है ना, उसे अपने करियर को लेके सीरियस थॉट देना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के आपको गेट ही एक ऑप्शन है. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. यस, अगर आप उसमें पिक करते हो. देखिए होता क्या है, गेट ही इंजीनियर्स के लिए इतना पॉपुलर क्यों है. देखो इंजीनियर चाहे तो क्या कर सकता है, सबसे पहला ऑप्शन उसके पास है सिविल सर्विसेज का तैयारी करना. जो कि अगेन एक लंबा टास्क है, जो कि सबके बस, मतलब ये नहीं कहूंगा कि सबके बस का बात नहीं है. टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें 4 साल 5 साल लगता है और उतनी देर तक जॉब के लिए वेट नहीं किया जा सकता. सेकंड चीज जो आता है कि स्टूडेंट एमबीए के लिए ऑप्ट करे. एमबीए में भी तभी अच्छा रहता है तो बहुत अच्छा एमबीए कॉलेज मिले, आईएम्स मिले या कुछ मिले. उसके लिए उसको कैट का प्रिपरेशन करना है. मैक्सिमम जो इंजीनियर्स है वो इंग्लिश वगैरह में स्ट्रगल करता है, वहां भी हेजिटेट करता है. और दूसरा सबसे बड़ा कारण आता है कि एमबीए का फीस बहुत ज्यादा है. फिर तीसरा ऑप्शन आता है सबसे आसान कि गेट का तैयारी कर लो और कोई पीएससी वगैरह की नौकरी ढूंढ लो या एमटेक कर लो तो कुछ आसान हो जाएगा. इस वजह से इंजीनियरिंग जो है ना, एक कॉस्ट समझ लो और एक गेट हमें एग्जाम सूट करता है. मतलब गेट में वही पूछा जाता है जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं. बाकी सारे एग्जाम के लिए आपको अलग से तैयारी करना पड़ेगा. इसलिए ये जो गेट एग्जाम है ना, ये और तुरंत आपको जॉब देता है. तो ये इंजीनियर्स के बीच में बहुत पॉपुलर है. ठीक है. अब करंट सिनेरियो में आओ. मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड ईयर में आते आते स्टूडेंट को ये सोच लेना चाहिए कि उसे किस चीज का तैयारी करना है. अभी अगर उसने पूरा वर्कआउट कर लिया कि मुझे गेट ही करना है, ठीक है, आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो. और अभी ये ऑप्शन है कि आप 3rd ईयर में गेट में अपीयर होंगे. तो कोई अगर स्टूडेंट सिंसियरली सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन चालू कर रहा है और 3rd ईयर में गेट दे रहा है और उसका 50 नंबर तक आ रहा है, 40 से 50 नंबर के बीच में आ रहा है, तो आप ये समझ लो कि वो ऐसा कैंडिडेट है जो गेट में 70-80 तक पहुंच सकता है और अपना कैरियर बिल्ड कर सकता है. लेकिन अगर मुझे लगता है कि 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करने के बाद 3rd ईयर फाइनल ईयर में आके भी अगर वो 30 या 20 या 40 नंबर पे अटक रहा है, तो मेरी समझ से उसको कैरियर स्विच पे ध्यान देना चाहिए. तो अभी सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप सेकंड ईयर 3rd ईयर में ही प्रिपेयर करके
अगर आपका एक डिसेंट स्कोर बन रहा है तब आप एक साल ड्रॉप लेके उसको इम्प्रूव करने की सोच सकते हो। बट आपका अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद ही प्रिपरेशन करने के बाद अगर स्कोर 20 या 10 नंबर रह रहा है तो आई थिंक यू शुड गिव एन सेकंड थॉट कि आप कुछ अल्टरनेटिव पिक कर सकते हो। दूसरा चीज ये आता है कि एवरेज एस्पिरेंट के लिए कि मान लीजिए आपको गेट का ही तैयारी करना है। अभी गेट में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा होता है उनका 70 मार्क्स आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसा तैयारी कर रहे हैं तो उनका मार्क्स नहीं आ रहा है। बहुत लोग 3-3 साल 4-4 साल पीएसयू के लिए तैयारी करते हैं। राइट। हाँ, एक सबसे बड़ा इशू ये भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लो आपने गेट सेलेक्ट भी कर लिया, आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप हमेशा एक सेकंड थॉट रखोगे, मुझे पीएसयू नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, लाइक मैं एमटेक करूंगा या मैं पीएचडी ऑप्शन करूंगा। ये आपको एक ऑल्टरनेटिव लेके चलना है। दिक्कत वही होती है जहाँ पे आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं कि आप 3 साल गेट का तैयारी किया, पीएसयू नहीं मिलेगा तो आप क्या करना है, राइट। तो मुझे एक लगता है कि एक सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट को लेके चलना चाहिए। और आगे वीडियो में हम लोग बात भी करेंगे कि मान लो कोई स्टूडेंट कंसिस्टेंटली 50 से 60 या 70 नंबर तक रह रहा है, तो 50 से 70 ऐसा रेंज होता है जहाँ पे पीएसयू मिलता नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स को अपना कैरियर कैसे प्लान करना चाहिए, हाँ, तो सर आगे वीडियो में इसी पे बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि जो मेरे को लगता है पर्सनली कि जो फंसने वाला रेंज है वो 50 से 70 का ही है। क्योंकि उसमें ना तो स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं मूव ऑन कर लूं, किसी और चीज की तैयारी कर लूं, ना ये सोच पाता है कि मैं इसी की अगेन तैयारी करूं। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट कैसे अपने आप को जज करे कि मुझे करना क्या है, बेसिकली कि मैं फिर से तैयारी करूं या फिर से आईआईटीज में जाऊं, पीएचडी करूं या एमटेक के लिए जाऊं, हायर स्टडीज के लिए जाऊं। तो उस चीज को जज कैसे करे स्टूडेंट बेसिकली? देखिए, पहली बात तो एक चीज आपको करंट समय के लिए, मैं करंट स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, मैं पुराने स्टूडेंट्स की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये ऑनलाइन कल्चर है ये तो अभी करंट में आया। पुराने स्टूडेंट्स का ड्रॉप होगा, उनका चलता था। अभी अगर आप बहुत सारे बच्चे हैं जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं, पहली बात तो एक चीज आप सोच लो कि आपको 1 साल से ज्यादा का ड्रॉप कभी लेना नहीं है। अगर मान लो आप सेकंड ईयर से प्रिपरेशन चालू कर दिए हो, आपने सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, फाइनल ईयर किया और उसके बाद 1 साल ड्रॉप भी ले लिया, तो आपको ये सोचना है कि ड्रॉप के बाद आपको खाली नहीं बैठना है। पहली चीज आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि 1 साल से ज्यादा ड्रॉप हमें लेना नहीं है करंट सिचुएशन में, क्योंकि आप सेकंड ईयर से तैयारी कर रहे हो। और अगर आपके पास सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और 1 साल ड्रॉप लेके नहीं हो रहा तो अब नहीं होने वाला है, आप ये मान लो। और उसके लिए आप टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी आ गया कि अभी से स्कोर के साथ करना क्या है। एक ऑप्शन तो ये है कि भाई आप कुछ नहीं करना चाहते तो आप प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करो, एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो मुझे बेटर ऑप्शन लगता है कि मान लो प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं और जो प्राइवेट कॉलेज से बच्चे जाते हैं उनको सेटल होने में प्राइवेट जॉब में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनके पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्किल का कमी। तो मुझे ऐसा ये लगता है कि जैसे जो मिड रेंज का बच्चा है ना, उसको एमटेक और पीएचडी पे ध्यान देना चाहिए। उसका एक कारण कि फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट जॉब भी करोगे तो मैक्सिमम आपको कितना सैलरी मिलेगा, 20,000, 25,000, 30,000। तो आप एमटेक कर रहे हो तो आपको एक डिसेंट जो है वो स्कॉलरशिप मिल रहा है 12,000। तो आपको अगर किसी आईआईटी में एमटेक मिल जाता है तो आपको आईआईटी या अच्छा कॉलेज जैसे एनआईटी आपका है, तिरुचि वगैरह है, वहां से भी जॉब लग जाता है। सो एमटेक इज नॉट अ बैड ऑप्शन। बहुत लोग क्या है कि एक नॉर्थ में कल्चर है गवर्नमेंट जॉब का कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट अच्छी बात है, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं, बट सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता यार। ये चीज आपको रिस्ट्रिक्शन हमेशा समझनी चाहिए कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आर लिमिटेड। कोई तो बाहर बैठेगा ही ना, जो बाहर बैठेगा आप एमटेक के लिए जा सकते हो। अभी एमटेक में क्या है कि अगर आप अच्छी ब्रांच में एमटेक, अगर आपको आईआईटी में अच्छी ब्रांच में एमटेक मिल जाता है, नई आईआईटी मिलता है, एनआईटी तिरुचि वगैरह मिल जाता है, आपको 60-70% प्लेसमेंट वहां से हो जाता है गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब। और इसमें सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि जो लोग एमटेक करते हैं फॉर प्लेसमेंट के लिए, तो उनको फर्स्ट ईयर से सोचना चाहिए कि मुझे प्लेसमेंट लेना है। तो सिंसियरली अगर वर्क करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ 100% आईआईटीज और अच्छे एनआईटीज में आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। हाँ, तो सर प्लीज कंटिन्यू करिए। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप प्लेसमेंट की तैयारी करो। और प्लेसमेंट के लिए एक चीज जो लोगों को नहीं पता है, आईआईटीज वगैरह में प्लेसमेंट ब्रांच डिपेंडेंट नहीं होता। आपको प्लेसमेंट के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। जो भी आपका कंपनीज का रिक्वायरमेंट होता है, कोडिंग वगैरह आपको सीखना पड़ेगा, या भी जो भी कंपनी का रिक्वायरमेंट है वो आप करना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छी आईआईटी से एमटेक कर रहे हो तो आपके पास हमेशा एक प्लेसमेंट का ऑफर रहेगा कि आपको 8 लाख से लेके 12 लाख 15 लाख तक का पैकेज अच्छे आईआईटीज में मिलता है। 8 to 15 आप मान सकते हो। हायर साइड में भी जाता है लेकिन उसमें बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रेयर होता है। ऑन एन एवरेज जो पैकेज है वो 8 to 15 के आसपास ही वेरी करता है। बहुत मतलब जैसे
IUR IIT बॉम्बे का है, IIT बॉम्बे डिजाइन का है, यहाँ पे हायर पैकेज भी जाते हैं, बट वो रेयर है, वो हम नहीं बात कर रहे हैं। 850 विच इज अ गुड पैकेज, राइट, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास ये भी रहता है कि जब आप IIT से एमटेक कर रहे हो, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, अब्रॉड जाके PhD करने का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब आप PhD अब्रॉड करने जाते हो, उससे बहुत अपॉर्चुनिटी खुलती है। जैसे हमारे यहाँ तो बोलते हैं ना कि क्या PhD करके प्रोफेसर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। आप जब फॉरेन में PhD करोगे, देयर आर सो मेनी R&D अपॉर्चुनिटी, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आज तक मैं 10 साल से इस करियर में हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बंदा US में PhD कर रहा है या यूरोप में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा है और बेरोजगार है। सब अच्छा कर रहे हैं। मतलब प्रोफेसर बनना तो एक अलग मुद्दा है कि आपका चॉइस है नहीं चाहिए, तो आपको R&D भी मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि जिन लोगों का 1 साल ड्रॉप लेने के बाद नंबर 50 से 70 के बीच में है, अगर उन्हें कोई अच्छा IIT मिलता है, अच्छा IIT से एमटेक कर लेना चाहिए, वहां पे जाके प्लेसमेंट का तैयारी करना चाहिए, वहां से आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। इनकेस अगर आपका रिसर्च पे इंटरेस्ट है तो आप PhD अब्रॉड भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप IIT NIT जहां मिल रहा है वहां भी PhD ट्राई कर सकते हैं। और PhD का स्टाइपेंड डिसेंट होता है, शायद आप कर रहे हैं, आप ज्यादा कंफर्म कर पाएंगे। 35,000 स्टाइपेंड होता है। और प्राइवेट जॉब जब आपकी प्राइवेट कॉलेज से लगेगी तो इससे ज्यादा सैलरी नहीं आती। 5 लाख का पैकेज बोला जाता है, लेकिन वो हाथ में 30-35 हजार ही आते हैं। राइट, और उसमें जॉब थोड़ा हेक्टिक है। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन बच्चे को जल्दी पिक कर लेना चाहिए। थोड़ा सा इसको बदनाम किया गया है कि एमटेक क्या करेंगे, एमटेक के बाद प्लेसमेंट नहीं होगा। और मैं ये भी बता दूं, एमटेक के बाद उनका प्लेसमेंट नहीं होता है जो एमटेक में भी जाके PSU की तैयारी करते हैं, वो स्किल डेवलप नहीं कर पाते, प्लेसमेंट के लिए ये एक इशू। राइट सर, ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर ये है कि ये जो हमने बात करी वो करंट स्टूडेंट्स की करी है या जो अपकमिंग स्टूडेंट्स उनकी करी है। अगर मैं बोलूं सर कि अभी का सिनारियो, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और जैसे अभी गवर्नमेंट जॉब भी कम आ रही है और इतना सब नहीं है, तो वो अपने आप को फेलियर डिफाइन कर लेते हैं अपने आप कि यार मैं फेल हो चुका हूँ, मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकता हूँ। वो अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली फेलियर? फेलियर है क्या बेसिकली, क्या मीनिंग है फेलियर, प्लीज? या देखो, ये ना एक फेलियर जो जिसको हम वर्ड बोलते हैं, ये फेलियर का जो प्रेशर हम लेते हैं, हम सोसाइटी में कंपैरिजंस बहुत करते हैं, राइट है। सो कोई हमारा बगल वाला जो स्टूडेंट है, उसका 10 लाख का पैकेज लग गया या उसका PSU का नौकरी लग गया या उसने सिविल सर्विस निकाल दिया, तो हम उसके रिस्पेक्ट में जब कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हम फेल हो गए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं उन एस्पिरेंट्स को भी बोल रहा हूँ जो 2-3 साल के लिए जिनका गैप हो चुका है, अभी भी आप एक सही डिसीजन लो। देखो, आपके सामने, आप ये मत सोचो कि आपका 2-3 साल बेकार हो चुका है। आप ये देखो कि आपके सामने अभी 30 साल का और करियर बाकी है। तो अगर आपका 2-3 साल बेकार हो चुका है, यू हैव टू टेक राइट डिसीजन राइट नाउ, ठीक है ना। आपको इमीडिएटली इस चीज को करेक्ट करके और डिसीजन लेना है। तो अभी भी आप, जैसे मान लो आपका 2-3 साल गैप हो चुका है और आपको लग रहा है कि आपको PSU नहीं मिलेगा या बाकी जॉब्स नहीं मिलेगा, देन ऑल्सो यू शुड कंसिडर ईदर एमटेक और प्राइवेट जॉब आपको कंसिडर कर लेना चाहिए। मैं इसका एक आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। देखो, कभी क्रिकेट में इनिंग शुरू होती है ना, तो कुछ सहवाग जैसे बैट्समैन होते हैं जो शुरुआत में बहुत अच्छा खेलते हैं, 30-40 रन बहुत तेज बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आउट हो जाते हैं, राइट। कुछ द्रविड़ जैसे होते हैं जो शुरुआत में बहुत धीरे धीरे खेलते हैं, लेकिन फिर 100-150 तक जाते हैं। तो ये होता है ना कि शुरुआत में 2-3 साल को हम कभी भी फेलियर या सक्सेस का क्राइटेरिया नहीं बना सकते। जैसे विनोद कांबली थे, क्रिकेट में आए, शुरुआत में उन्होंने 4 डबल सेंचुरी मार दिया, एकदम उनका जो लेवल है सचिन से भी ऊपर कंसीडर किया जाने लगा। कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, चले गए। सचिन का नाम आज ज्यादा है, विनोद कांबली को कोई नहीं जानता। तो मेरा ये मानना है कि जो आपका प्रोफेशनल कैरियर होता है ना, वो 30-35 साल का है। आपका जरूर, ये बात मैं मान रहा हूँ कि शुरुआत का आपका 2-3 साल का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है। उसको बचे हुए जो आपके 27-28 साल है उसमें आप रिकवर कर सकते हो। आप, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा 2 साल पहले आपसे उसने जॉब ले लिया, राइट, और क्या नाम है, आपको जॉब 2 साल बाद मिला और आपने जॉब में बेटर परफॉर्म कर दिया, आप उससे आगे निकल गए। एग्जैक्टली, ऐसा भी हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई ऐसा डिमोटिवेट और फेलियर वाला बात होना चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन में हैं, यू टेक डिसीजन राइट नाउ और आप उस पर काम करने लग जाओ, 2-3 साल में आपको रिजल्ट दिखेगा। और मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आप उन लोगों के बराबर पहुंच सकते हो जिनसे आप सोच रहे हो कि आप पीछे रह गए हो। लेकिन आपको 2-4-5 साल का टाइम देना पड़ेगा। यू शुड नॉट कंपेयर, वो 2 साल का स्पैन आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो 2 साल आप पीछे हैं,
आपको इमीडिएटली डिसीजन लेके किसी एक डिसीजन के साथ स्टिक हो जाना है और आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे आप 5 ईयर में उसको कवर अप कर देंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ड्यूरिंग माई करियर, मतलब मैं अपने करियर का एग्जांपल दे रहा हूँ। आई परफॉर्म वेरी बैडली इन केमिस्ट्री इन आईआईटी, तो मेरा आईआईटी में हो नहीं पाया। मैथ्स फिजिक्स वाज वेरी गुड, केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस पुअर होने की वजह से मैं बाहर हो गया, मेरा आईआईटी नहीं हुआ, मेरे एक फ्रेंड का आईआईटी में हो गया, राइट। तो मुझे हमेशा ये सब थ्रू आउट अपना बीटेक लगता था कि यार देखो मैं तो पीछे रह गया, इन लोगों का तो 50 लाख का 40 लाख का पैकेज लगेगा, हम तो पीछे रह गए। अच्छा। एंड जब उसने आईआईटी में एडमिशन लिया तो उसका डुअल डिग्री था एमटेक का, एंड ही वाज डूइंग डुअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो मैंने कंप्लीट कर लिया 2011 में 10-11 वाले पीरियड में बीटेक, एंड देन आई जॉइंड बार्क। तो जब हम लोग बाहर जाते थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो एमटेक करते थे आईआईटी बॉम्बे से, तो मैं फ्रीक्वेंटली आईआईटी बॉम्बे विजिट करता था। तो मुझे क्यूरियोसिटी था, चलो मैं इनसे मिलता हूँ। मैं मिला तो उसका सिचुएशन ऐसा था कि ही वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट, नहीं तो आईआईटी में नहीं होता। बट एट दैट टाइम व्हेन आई जॉइंड बार्क, और मैं बार्क में काम कर रहा था, उसका सिचुएशन पैथेटिक हो चुका था, उसका सीजीपीए बहुत पुअर हो चुका था और ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर द प्लेसमेंट, और बाद में उसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी नहीं हुआ। सो अगर इस स्पैन में मैं कंपेयर करूं तो कैरियर वाइज, मतलब प्रोफेशनल कैरियर आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो ये नहीं कह सकते कि ही इज मोर सक्सेसफुल देन मी इन टर्म ऑफ प्रोफेशनल। तो जरूर है कि शुरुआत में उनका आईआईटी में हो गया, मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, दैट वाज अ फेलियर। बट अभी अगर लॉन्ग रन में कंपेयर करें तो मैं कहीं भी उनसे पीछे नहीं हूं, ऑल्दो ही इज बीटेक फ्रॉम आईआईटी, आई एम नॉट बीटेक फ्रॉम आईआईटी। एग्जैक्टली सर, आपने बहुत अच्छी या आपके लिए सफिशिएंट है इस चीज को समझने के लिए। यू शुड नॉट टेक 2 ईयर 3 ईयर ड्यूरेशन की उसमें आप जज करके बताओ कि आप सक्सेस हुए या फेल। राइट सर, बहुत अच्छी बात है आपने बताई है कि जैसे कि कैसे सबसे जो बड़ी बात है वो है राइट डिसीजन लेना राइट टाइम पे, बस यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया इसके अलावा कि जैसे मैं भी आपका स्टूडेंट रहा हूँ, जब हम कोचिंग करते थे तो जैसे मैं बात करूँ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग की बात करूँ, जैसे मैं दिल्ली में था तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, दिमाग में हर टाइम ये चलता रहता है कि इतने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में मेरा कैसे होगा, ऐसी नेगेटिव थॉट्स आती रहती है माइंड्स में कि यार वैकेंसी अराउंड 500 है, 1000 है, 100 है, 200 है, ऐसा वैकेंसीज है, हमारी क्लास में 1000 बच्चा बैठा हुआ है। तो वो चीजें कैसे ओवरकम करें एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। और ये तो पता ही है कि सबका तो होना नहीं है, किसी का तो रहेगा, तो वो चीजें नेगेटिव बना देती है स्टूडेंट को। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो एक चीज मैं आपको हमेशा बता दूं कि गिनने को संख्या होती है। जैसे आप बोलो गेट में 2 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, हार्डली 5000 या 10,000 स्टूडेंट सीरियस होते हैं, बाकी सब ऐसे टाइम पास होते हैं। ये मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2011-12 से ही मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। 10% से ज्यादा स्टूडेंट सीरियस नहीं होते। 90% स्टूडेंट दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन। या तो वो सीरियस नहीं है या तो वो उस लायक नहीं है, दोनों चीजें। तो आपका कंपटीशन सिर्फ 10 से 15,000 मैक्सिमम 20,000 लोगों में होने वाला है। बाकी सब ऐसे टाइम पास करते हैं। मैक्सिमम लोग गेट का प्रिपरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि उनका पड़ोसी कर रहा था या उनके घर वालों ने बोल दिया था कि बेटा पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब में लेना है, वो वाले होते हैं। सीरियस कंपटीशन 10-20 हजार लोगों में होता है और वो हमेशा होता है। आप नंबर पे देखो, 100 में 50 नंबर पे आप रैंक देखोगे तो 10,000 के आसपास होगा। इसका मतलब अगर 2 लाख लोग गेट में अपीयर हो रहे हैं तो 1,90,000 लोगों का जो नंबर है वो 50 से कम है, और गेट में 50 नंबर बहुत आसान है। इसका मतलब एक चीज पूरा क्लियर होता है कि 1,90,000 लोगों को बेसिक चीजें भी नहीं आती, अभी उनका 50 नंबर नहीं आया। एग्जैक्टली राइट। यहाँ से आप समझ लो जो 50 नंबर के ऊपर है वो सीरियस है, और 50 नंबर में अगर 10,000 15,000 भी रैंक आ रहा है तो 10,000 15,000 लोगों में कंपटीशन हो रहा है, नीचे वालों में कंपटीशन कहाँ हो रहा है? तो वो तो गिनती है, गिनती आप बढ़ा लो। अभी आप एग्जांपल ले लो, इंडिया का क्राउड है, इंडिया की जनसंख्या है 140 करोड़, इजराइल की जनसंख्या होगी 2 करोड़ से भी कम, तो अब वो हमसे टेक्नोलॉजी में कहीं आगे हैं। तो ऐसे गिनती से थोड़ी ना होता है, ये तो एक माइंड का है, फोकस है। अगर आप फोकस है तो आपका वही 8,000 लोग है, उन्हीं में आपको कॉम्पिट करना। यू शुड नॉट थिंक ऑफ दिस नंबर की 2 लाख है 4 लाख है, उसमें 10-20 हजार ही सीरियस है, बाकी सब ऐसे ही। और ये इस तरह की मैच्योरिटी आप में होनी चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। आपका पढ़ने का टाइम निकालेंगी, आपका मतलब पॉजिटिव रहोगे तो उतना ही अच्छा पढ़ पाओगे। ओके सर, तो सर अभी मैं जैसे मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लिए जो भी प्रिपरेशन फेज में होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिटवीन द प्रिपरेशन बीमार पड़ जाते हैं, है ना, कुछ भी उनके साथ अनइवन हो जाता है।
उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स होने ऐसे भी होते हैं जो अच्छा कर देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स डिक्लाइन हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में मतलब कैसे मूव ऑन करना चाहिए? जैसे मान लो किसी स्टूडेंट्स का 1 महीना या 10 दिन चला गया, तो वो सोचता है कि अब मेरा नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर में तैयारी करूंगा, तो उसके लिए क्या? देखो, ये तो हेल्थ के रिलेटेड तो मैं अपना एग्जांपल लेके आपको बता सकता हूँ। यस सर। 10% लोग ही होते हैं जो जेन्युइन बीमार होते हैं। जेन्युइन बीमार का मतलब होता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जो आपके हाथ में नहीं थी। ओके। प्रिपरेशन के दौरान आप देखो, बीटेक वाला स्टूडेंट कभी भी 8-10 घंटे मेहनत नहीं करता, ये एकदम फैक्ट है। और मान लो किसी ने आईआईटी जेईई का भी प्रिपरेशन नहीं किया है, तो आप समझ लो कि वो पिछले 5-7 साल से ज्यादा पढ़ने का आदी नहीं है। और जब वो अचानक ऐसे इन्वायरमेंट में आता है जहाँ 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है, तो 2-3 महीने बाद उसका क्या होता है, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको बीमारियां चालू हो जाती है। बीमारी कुछ नहीं होती, बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया, ये सब होते हैं स्ट्रेस की बीमारी। आप परेशान हो, अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो, आपको ये सारी दिक्कत होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं उनको सबसे पहला एक चीज ये करना चाहिए, आपको स्ट्रेस होगा, लोग इस चीज को कभी कंसिडर नहीं करते, अवॉइड करते हैं। और ये मैंने कोविड पीरियड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है पर्सनल लेवल पे, कि जब आप इतना ज्यादा देर काम करोगे ना, आप भी रिसर्च में हो, आपने देखा होगा पीएचडी में जब आप लंबे समय तक काम करते हो तो स्ट्रेस लेवल बिल्टअप होता है। ये चीज आप जब प्रिपरेशन चालू करो तो आपको ये 100% पता है कि आप स्ट्रेस में जाओगे, तो आपको उसको मैनेज करने के लिए पहले से ही प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, ना कि रिएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए कि आप बीमार हो गए तो कैसे करना है। तो आप, मेरे को लगता है कि जब आप प्रिपरेशन करो तो एक शेड्यूल बनाओ, जैसे आप पढ़ने का शेड्यूल बनाते हो ना, वैसे आप एक शेड्यूल बनाओ जहां आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाओ, मतलब जैसे मेडिटेशन वगैरह कर पाओ, एक्सरसाइज कर पाओ, सही खाने का ध्यान रखो, तो 90% लोग बीमार नहीं होंगे। उसके बाद 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको जेन्युइन दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अगेन मैं ये कहूंगा उसमें कोई इशू नहीं है, 10-15 दिन इजिली कवर हो सकते हैं। जैसे मान लो आपको 10 दिन, 1 महीना भी वेस्ट हो जाता है और आपके पास 8 महीने, आप डेली 1 घंटा ज्यादा पढ़ लो, कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो, बात ये नहीं होती है, गिरने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप रेस दौड़ोगे ना तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप गिर जाओगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपको वापस उठना है और उसी इंटेंसिटी से दौड़ना है। ये आपके अंदर वो जो जज्बा है कि वो होना चाहिए कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बेकार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको कवर अप कर लूंगा, रेदर देन कि आप फ्रस्ट्रेट। अब तो वही है कि आप रेस दौड़ रहे हो, गिर पड़े, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उठो और फिर से दौड़ो, या तो आप पड़े रहोगे तो कोई रिजल्ट नहीं करना है। उठ के दौड़ोगे तो आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। तो मेरी समझ से आपको सेकंड ऑप्शन में जाना चाहिए, जहाँ पे आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। और उससे भी बेटर है कि आप प्रोएक्टिव स्टेप लेके आपका हेल्थ डाउन ही ना हो, इस चीज का प्रबंध करो, वो ज्यादा बेटर। एग्जैक्टली सर। और मैं बोलना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि सर का नाम इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि उनकी बातें इतनी मोटिवेटिंग है कि मैं खुद मोटिवेट हो गया हूँ। ओके देन, जैसे मैंने प्रिपरेशन के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लिए, फिर भी जो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बट सर, मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल, आपकी जो खुद की प्रिपरेशन थी उसके बारे में पूछना चाहूंगा कि आपका जो प्रिपरेशन का फेज था वो कैसा था? मैंने जो अपना प्रिपेयर किया था, तो मेरा तो जो बेसिकली मेरा बार्क ही, मतलब मेरा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में ही टारगेट था, या फिर आईआईटीज में एमटेक करने का था। तो मेरा आईआईटीज में एमटेक में आईआईटी दिल्ली में हो गया था, बट मीनवाइल मेरा बार्क भी क्रैक हो गया था जब मैं 8th सेमेस्टर में ही था। ओके, सो ऑलमोस्ट मेरा तो साथ ही साथ जो प्रिपरेशन था वो क्लियर हो गया था। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं किया था, मतलब मैं बोलूँ कि मैंने इसके लिए, बार्क के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया है। हाँ, इंटरव्यू में जैसे सबको लगता है कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बार्क में मेनली टेक्निकल इंटरव्यू होता है, लंबा इंटरव्यू होता है, तो कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि होगा या नहीं होगा। बट आप ये कह सकते हो कि वो दिन अच्छा था, जिस दिन परफॉर्मेंस अच्छी थी, सिलेक्शन हो गया। तो बेसिकली जो मेरा शुरुआत से ओरिएंटेशन ही था ना, जो मैंने अपना पढ़ाई किया है, जो हमारा शुरुआत में अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ा, उसमें ओरिएंटेशन ऐसा नहीं था कि सिर्फ मार्क्स स्कोर करना है, या ओरिएंटेशन ऐसा था कि चीजों को समझना है। वो चीजें लेटर ऑन भी हेल्प किया, क्योंकि मेरे टाइम पे डीआरडीओ का मुझे पता है रिक्रूटमेंट आया नहीं था, और इसरो में भी हुआ था, बट इसरो का क्या था कि जब तक मैं बार्क ज्वाइन कर चुका था और ऑलरेडी 5-6 महीने हो चुका था, तो फिर बार्क में बॉन्ड वगैरह भी होता है, तो 5-6 महीने वो एक प्रोसेस रहता है कि बॉन्ड का आप क्या नाम है जो है रिटर्न करो। एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद बार्क इटसेल्फ, कि बार्क में मैं कंटिन्यू करना चाहता था, क्योंकि
बार का एक बेनिफिट इसरो के ऊपर ये है कि बार आपको हायर क्वालिफिकेशन के लिए नहीं रोकता है। जैसे आप एमटेक कर सकते हो, वहीं पे पीएचडी कर सकते हो, पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हो। इसरो में थोड़ा ये क्वालिफिकेशन, जो हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करने में थोड़ा सा इश्यू रहता है, आपको टाइम लगता है, मतलब आप शुरुआत में तो नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम। तो एक बार का अच्छा जर्नी था, फिर धीरे धीरे जो चीजें हैं वो कोचिंग इंडस्ट्री की तरफ टर्न अप हो गया, तो फिर तब से। और पहले भी पार्ट टाइम पढ़ाते थे, बट फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स फुल टाइम जो है वो कोचिंग इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट। ओके सर, एक चीज जैसे मेरे दिमाग में भी आई है कि जैसे आपने आपका इंजीनियरिंग किया था, तो उस टाइम से आप बिल्कुल बार ओरिएंटेड थे एकदम, कि मुझे इस तरह की जो सच बार ओरिएंटेड तो नहीं मैं कह सकता, बट मेरा एम बहुत क्लियर था। आई नेवर अपीयर्ड इन एनी प्राइवेट कंपनी इंटरव्यू। मेरे को कभी प्राइवेट नौकरी करनी नहीं थी, मेरे को कभी एमबीए नहीं करना था। मेरा एक फोकस था कि मुझे रिसर्च में जाना है, वेदर कि वो फिर आईआईटी से एमटेक पीएचडी या ये वाला पाथ मिलता है, वो भी मेरा हो गया था। बट फॉर्चुनेटली मुझे इमीडिएटली जो जब मैं 8th सेम में था, तो मेरा बार्क भी क्लियर हो गया। तो फिर उस समय एक फाइनेंशियल कंडीशन होता है ना कि एमटेक करो, पीएचडी करो, उसके बाद आप रिसर्च आरएनडी में जा रहे हो या प्रोफेसरशिप के लिए जा रहे हो। बट दूसरे साइड आपको एक ऑप्शन मिलता है कि भाई आप आरएनडी का जॉब आपको मिल गया, आपको जॉब के साथ करना है। तो फिर मेरे लिए वो ऑप्शन ज्यादा मैंने उस समय पिक किया, क्योंकि उससे थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प भी मिलता है। यहाँ पे एक सैलरी मिलेगा, वहां पे स्टाइपेंड मिलेगा, और फिर उसका यहाँ वही सारा प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो फिर मैंने अपना एमटेक यहाँ से क्या नाम है बार्क से पूरा किया था, पीएचडी में एनरोल किया था, बट पीएचडी एनी हाउ कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो तो छूट गया बीच में। बट एमटेक आई कंप्लीटेड फ्रॉम बार्क इटसेल्फ, बार्क से ही कंप्लीट किया। तो ऐसा ये नहीं कह सकते कि बार्क का ही ओरिएंटेशन था, बट ओरिएंटेशन यह था कि रिसर्च में ही रहना है। कभी मेरा ये ओरिएंटेशन नहीं था कि मैं कोई प्राइवेट जॉब करूंगा, मैंने कभी कोई इंटरव्यू दिया भी नहीं। मेरा ये ओरिएंटेशन था कि मुझे रिसर्च में ही रहना है। वो कुछ भी हो सकता था, बार्क हो सकता है, डीआरडीओ हो सकता है, इसरो हो सकता है, या फिर वो नहीं होता है तो फिर एमटेक पीएचडी करके ऑप्शन हो सकता है। सो आई ऑलवेज ट्राइड फॉर रिसर्च, बट एनी हाउ कोचिंग इंडस्ट्री में सेटल है। वो तो ये है कि आपका डेस्टिनी आपको जिधर भी लेके जा सकता है, वो ये एग्जैक्टली अलग बट माय फर्स्ट चॉइस वाज ऑलवेज रिसर्च। ओके, बट मैंने एक चीज आपके करियर से देखी, मतलब सीखी है कि आप शुरू से इतने ज्यादा फोकस थे कि आपको एट द एंड इतनी ज्यादा मतलब परेशानी नहीं हुई, राइट? शुरुआत से मैंने कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया। मतलब मैं आपको कहूँ कि मैंने कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट दिया। मेरा शुरुआत से ही एक नेचर रहा है रेगुलर पढ़ने का, थोड़ा सा मतलब सिलेबस से भी हटके, मतलब एक नॉलेज एक्वायर करने वाला प्रोसेस होता है, उस पे रहने का। और परसेंटेज भी हमेशा से ठीक ही रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा हाई रहा है, लेकिन अच्छा रहा है। इट इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड। तो परसेंटेज वगैरह का कभी कोई इश्यू नहीं था। और मेरा जो ओरिएंटेशन है वो शुरुआत से ये रहा है कि जो भी पढ़ा जाए वो अच्छे से पढ़ा जाए और डिटेल में पढ़ा जाए। बार्क में इसी चीज का फायदा मिला। एग्जैक्टली। और आरएनडी के इंटरव्यू में इसी चीज का फायदा मिला। और एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि बार्क का इंटरव्यू वन ऑफ द गुड इंटरव्यू माना जाता है अपने कंट्री के अंदर, तो उस इंटरव्यू को लेके कुछ टिप्स आप बताना चाहें? क्योंकि जैसे मेरा चैनल है उसका मैं इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो भी डालता हूँ, तो उस इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहें, टिप्स बताना चाहें? देखो, पहले तो कुछ लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जैसे लोग बोलते हैं कि देयर इज समथिंग लाइक बार्क इंटरव्यू प्रिपरेशन, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो हम लोग एक आपको ओरिएंटेशन सेट करते हैं, यार ये चीजें आप पढ़ लो, इस ये एरिया से पूछेगा। मतलब मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि या तो वो चीज आपके अंदर है या नहीं है। तो आप देखोगे कई लोग गेट में बहुत अच्छा रैंक लाते हैं, अंडर 10 रैंक ले आएंगे, लेकिन बार्क वाले को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि गेट रैंक लाना एक बहुत अलग चीज है। हाँ, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जो कि मुझे बोलना चाहिए था, शायद मैंने नहीं मेंशन किया। बहुत लोग ना जिनका रैंक लो आता है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी रहते हैं। उनको लगता है कि जो रैंक 1 या रैंक 10 वाला है ये बहुत नॉलेजेबल है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उस दिन है 2 क्वेश्चन सही गया तो रैंक 1, और 2 क्वेश्चन नीचे गया तो रैंक 50। उससे आपका नॉलेज रैंक कभी भी आपके नॉलेज लेवल से लिंक नहीं होता। आप देखो बार्क में, इसलिए तो वो लोग लो रैंक वाले ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। इनफैक्ट पिछली बार मेरा एक स्टूडेंट था, उसका 3000 गेट रैंक था, वो उसने फाइनली कन्वर्ट किया बार्क इंटरव्यू। तो जो बार्क है ना, बार्क 2-3 चीजों को दिखता है। सबसे पहले तो आपके अंदर एक जील होना चाहिए। मतलब एक रिसर्चर जो एक रिसर्च कर रहा है, उसके अंदर पहला चीज जो होना चाहिए ना, जानने का जील होना चाहिए आपके पास। आपको नया प्रॉब्लम स्ट्राइक करता है तो आप उसको कैसे अप्रोच करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे रैंक किसी का आया, उसने 4 फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लिया तो वो एक अच्छा रिसर्चर है, ऐसा नहीं है। रिसर्च एटीट्यूड आपके अंदर होता है कि आपके पास एक अननोन प्रॉब्लम आया तो आप उसको कैसे अप्रोच करते हो, आप कितना स्ट्रगल करते हो,
है ना, ये सारी एटीट्यूड होती है। नो डाउट आपका बेसिक नॉलेज भी मैटर करता है। तो हाँ, तो आप अगर अच्छे से बेसिक चीजों के से पढ़ोगे ना, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप फर्स्ट ईयर से जब आप अपने सब्जेक्ट पढ़ो, उनको ढंग से पढ़ो, उनको ढंग से समझो कि उनके बेसिक पीछे का फिजिक्स क्या है, लॉजिक क्या है, मैथ्स क्या है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, आपका मार्क निकल जाएगा। ठीक है। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप मतलब वो जब मैं इंटरव्यू के लिए गाइड करता हूँ तो मैं कुछ टॉपिक गाइड करता हूँ, वो मोस्ट जनरलाइज्ड टॉपिक होते हैं कि इन एरिया से पूछेंगे, मतलब वो एक उनका भी एक दायरा है ना कि बीटेक स्टूडेंट को इंटरव्यू करना है तो एक से ज्यादा नहीं जा सकते। तो वो हम कुछ सब्जेक्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये पढ़ लीजिए, वो इस बेस पे सजेस्ट करते हैं कि बात में उन सब चीजों का ज्यादा काम होता है, जैसे हीट ट्रांसफर फ्लूइड मैकेनिक्स, तो रिएक्टर डिजाइन करना है, उसमें हीट ट्रांसफर ही हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी रिएक्टर डिजाइन इंजीनियर कर रहा है तो हीट ट्रांसफर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ ही रहा होगा, स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है तो सोन पढ़ रहा होगा, तो वही वो बेसिक सारी चीजें पूछते हैं। थोड़ा आप डिटेल में जाओगे मटेरियल साइंस पूछेंगे, तो वो हम सारी चीजें करते हैं। बाकी बार इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं है, बार इंटरव्यू इसलिए टफ है कि वो रियली में फंडामेंटल चीजें पूछते हैं, मतलब वो आप याद नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास सोचने का स्किल है, आप नया चीज आते हो उसको अप्रोच कर पाते हो, आपका बार इंटरव्यू क्लियर होगा, तो नहीं होगा। तो आपको अपना थॉट प्रोसेस रादर देन कि आप इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में भरो, आपको अपने दिमाग में सोचने की क्षमता डेवलप करना है कि आपके पास नया प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको अप्रोच कैसे कर रहे हो, सोच कैसे कर रहे हो, और वो तब आएगा जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ आप अपने फंडामेंटल पे काम करिए, डाटा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में मत भरिए। डाटा इन्फॉर्मेशन भरने का मतलब है आपने 100 फॉर्मूला याद करिए, वो एक इन्फॉर्मेशन है, वो आपका थॉट प्रोसेस नहीं है। इंजीनियरिंग में आपको थॉट प्रोसेस बनाना है। अभी मैं कोई इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें बहुत अच्छा वर्ड यूज किया गया, इंजीनियरिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। राइट, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, इट्स नॉट एन प्रोफेशन। जो इंजीनियर है उसका एक सोचने का तरीका है और वो उसे डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप वो डेवलप कर लेते हो, बीट बार्क डीआरडी, इसको आप हर एग्जाम क्वालिफाई कर, नॉट यहीं पे आप किसी भी आरएनडी लेवल पे अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है, आप क्लियर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वैसे तो मैं भी सर का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे आज फिर मतलब प्राउड मोमेंट लग रहा है कि मैं सर से इतना इंटरेक्ट कर पाया। और सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा सर को कि आपने टाइम दिया और इतनी सब बातें बताई। और मैं ये सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चीजें मैं इसलिए पूछा था कि एक टाइम ऐसा था जब मैं भी इन चीजों में फंसा हुआ था और मैं आपसे मोटिवेशन लेता था उस टाइम, आपको शायद याद होगा या नहीं मुझे पता नहीं। और मैं आई होप कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो मुद्दा बेसिकली यही है कि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कैसे सोचना चाहिए और कैसे क्या चीजें डिसाइड करनी चाहिए, वो इस वीडियो के थ्रू हम बताना चाह रहे थे बेसिकली। तो सर थैंक यू सो मच, आपने सब इतना अच्छा टाइम दिया और ये सब बातें बताई। थैंक यू पंकज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। और वो एक चीज और मैं बता दूं, जो मैकेनिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सर को फॉलो करना चाहते हैं, सर से क्लास लेना चाहते हैं, तो लर्न स्क्वाड करके सर का चैनल है, प्लस में अनअकैडमी पे सर पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे जितेंद्र गिल नाम से इनका आई थिंक वो है टीचिंग का जो है। हाँ, तो वहाँ पे आप सर को ढूंढ सकते हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं नहीं बता सकता, मैं सर का फैन हूँ, इतना बोलता हूँ। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।